नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मशरूम पौष्टिकता से भरपूर होता है और शाकाहारी लोगों के लिए उत्तम आहार है। मशरूम कई तरह के होते हैं जो बदलते मौसम के साथ उगाए जाते हैं। अभी का समय दुधिया मशरूम उगाने का है, तो चलिए इसे किस प्रकार से उगाएं जानते हैं डॉक्टर KPS कुशवाहा से। मशरूम जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, मशरूम एक ऐसी फसल है जो हमारी परंपरागत जो खेती है उससे बिल्कुल हट करके है। इसकी खेती करने के लिए जो बंजर जगह है या कंकड़ पत्थर वाली जगह है उस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। उस पर कोई छप्पर या कोई भी पक्का घर है या पुराने घर हैं उनको भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो उन घरों में आप मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। और मशरूम की खेती मौसम के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों की खेती की जाती है। अब जैसे आपने नाम सुना होगा, एक को दूधिया मशरूम या मिल्की मशरूम के नाम से जानते हैं, और इस मशरूम की प्रजाति को गर्म मौसम में खेती की जाती है। और खेती जो दूधिया मशरूम की है उसके लिए आवश्यक तापमान करीब 25 डिग्री से लेकर के 35-36 डिग्री सेल्सियस तापमान जब आपके कमरों में है, जो फसल कक्ष के अंदर अगर ऐसा तापमान उपलब्ध है तब आप खेती इसकी आसानी से कर सकते हैं। तो ये कहें कि अप्रैल, मई, जून या जुलाई, अगस्त तक जो है या सितंबर के महीने तक इस मशरूम की खेती आसानी से किया जा सकता है। और इस समय गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो बिल्कुल उचित समय है इस दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए। दूधिया मशरूम की खेती करने के लिए आप जो है गेहूँ का भूसा या धान का पुआल जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको लेकर के इसकी खेती कर सकते हैं। और मुख्य रूप से हम लोगों के पास गेहूं का भूसा आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उसको लेकर के हम खेती का तरीका आपको बता देते हैं। ये माने कि अगर 200 लीटर क्षमता का अगर हमारा ड्रम है तो उसमें लगभग 100 लीटर पानी, साफ़ पानी भरना है, गंदा पानी नहीं डालना है उसमें। और उसमें कुछ दवाइयाँ मिलाई जाएंगी। जैसे एक दवा है कार्बेंडाजिम और बाज़ार में बवस्टिन के नाम से जानी जाती है। इस दवा को लें, करीब 10 ग्राम बवस्टिन 100 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। और फार्मलिन नाम की दवा या फार्मल्डिहाइड के नाम से बाज़ार में मिलती है। इस दवा का करीब 150 मिलीलीटर दवा लें और उस पानी में मिला दें। और दवाइयाँ डालने के बाद किसी छड़ी से या किसी डंडे से इस घोल को अच्छी तरह से पानी में मिला दें ताकि पूरी तरह से मिल जाए। और फिर इसमें 100 लीटर पानी जो आप लिया उसमें करीब 10 से 12 किलोग्राम भूसा अच्छी तरह से उस ड्रम में उस पानी में डुबा दें। डुबाने के बाद इस ड्रम के मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें। इस प्रकार से उपचारित किए हुए भूसे को जो आपने भिगा दिया है, करीब रात भर उसको भिगा रहने दीजिए। हमें मान के चलते हैं कम से कम 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक ये भिगा रहे। तो हम किसानों को सलाह देते हैं यही कि शाम को भूसा को भिगा दें और अगले दिन सुबह उसको घोल से बाहर निकालें और फर्श को धो लें और उस पर उस भूसे को बाहर निकाल कर फैला दें ताकि उसका अतिरिक्त पानी जो है निथर जाए। ये मान के चलते हैं कि जो आपने भूसा अगर भिगाया हुआ है, 10-12 किलो जो भूसा भिगाया है, तो वो अगले दिन जो है करीब ये मान के चलें कि 30 किलो के आसपास 28-30 किलो भूसा हो गया। तो ये माने कि उसमें नमी पर्याप्त है। और ऐसी स्थिति जब हो जाती है, लगभग 3 गुना हो जाएगा भूसे का वजन, तो उसमें आपको मिल्की मशरूम या दूधिया मशरूम का बीज उसमें मिलाना है। और बीज की जो मात्रा है इसमें करीब ये मान के चलें कि 1 कुंटल आपका अगर भीगा हुआ भूसा है तो उसमें करीब आपके मानिए दूधिया मशरूम का 4 किलो बीज उस भूसे में अच्छी तरह आप मिला दें। और मिलाने के बाद कुछ पॉलीथीन के जो थैले हैं जिसमें करीब 5 किलो बीज मिला हुआ भूसा उसमें भर दिया जाए। तो इस थैलों में भर करके अच्छी तरह से उसको पैक करके बंद करके रख दें। किसान भाइयों, बैग में वायु संचार जरूरी है, जिसके लिए आप बैगों में 10 से 12 जगह छेद कर दें, जिससे उचित मात्रा में हवा मिलती रहे और आगे चलकर अधिक मात्रा में मशरूम का उत्पादन हो सके। और इन थैलों को फिर फसल कक्ष के अंदर, जो आपको मैंने पहले बताया कि वो चाहे झोपड़ी है या आपके पुराने कमरे हैं, उस कमरों के अंदर रख दें। ज़्यादा पैदावार लेने के लिए
कमरों के अंदर इन बैग को ऐसे रख दें तो भी खेती हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा बैग रखने के लिए उसमें कमरों के अंदर रैक बना देते हैं। करीब 2 फीट के अंतराल पर 3-4 रैक कमरे के अंदर बना दें, 3-4 टायर वाले, तो उसके ऊपर एक के ऊपर एक कई सारे बैग रखे जाएंगे। तो कमरों के अंदर रख दें और उसकी खिड़की और रोशनदान को बंद रखें अभी, और उसमें कमरे की सफाई रखें और पानी फर्श पर छिड़कते रहें ताकि उसमें नमी बनी रहे। और करीब 15-20 दिन का समय लगेगा, पूरे भूसे में लगेगा कि सफ़ेद सफ़ेद सी फफूंदी सी फैलने लगी है और पूरा भूसा लग रहा है कवर हो गया। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कि बीज का फैलना, या उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉन रन होना। तो जब आपको लग रहा है कि बीज फैलाव पूरा हो गया है, तो आवरण मृदा तैयार करने के लिए एक तो बगीचे की मिट्टी लें या सड़ी हुई गोबर की खाद, जो कम से कम गोबर खाद लेना है तो 2 साल पुरानी होनी चाहिए। गोबर की खाद 2 साल पुरानी और बगीचे की मिट्टी 2 और 1 के अनुपात में उसको मिला दें, और उसमें घास फास और कंकड़ वगैरह है तो उसको छान के अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और इस मिट्टी को फार्मलिन के 4% के घोल से अच्छी तरह से इसको तर कर दिया जाता है, और तर करने के बाद पॉलीथीन से इसको ढक दें ताकि जो है वो अच्छी तरह से उपचारित हो जाए। इसमें जो कुछ कीड़े मकोड़े हानिकारक सूक्ष्मजीव वगैरह हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे, और इस तरह से उसको पॉलीथीन से मिट्टी को उपचारित करने के बाद ढक दें, और कम से कम 48 से 72 घंटे तक इस मिट्टी को ऐसे ढके रहने दें। और फिर उसके बाद उस पॉलीथीन को हटाएं और मिट्टी उसमें से निकाल करके उसको करीब 1.5 इंच मोटी मिट्टी की परत बिछा देते हैं थैलों के ऊपर। आवरण मृदा बिछाने के बाद पानी का रोज़ उसके ऊपर छिड़काव आपको करते रहना है। तो ये माने कि लगभग 1 महीना के बाद, बीज मिलाने के 1 महीने के बाद मशरूम निकलना शुरू होगा, और जो अगले 1.5-2 महीने तक उसमें से आप मशरूम तोड़ते रहेंगे। तो 1 कुंटल अगर भूसा लेकर के आपने खेती शुरू किया हुआ है तो उससे आप 50 से 60 किलो मशरूम प्राप्त कर लेंगे। मशरूम की खेती कम लागत में अधिक आय का जरिया है। अगर आप 1 कुंतल भूसे से उत्पादन ले रहे हैं तो उसके उत्पादन में कितनी लागत आएगी और उससे कितनी आमदनी होगी, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जो दूधिया मशरूम की खेती आप कर रहे हैं तो उसका अगर देखा जाए कि आपको कितनी लागत लग रही है और कितना उसमें मुनाफा हो रहा है, अगर ये देखते हैं तो हमने अगर 1 कुंटल भूसा लेकर के इसकी खेती शुरू की हुई है, तो 1 कुंटल भूसे की कीमत इस समय अगर आप भूसा खरीदते हैं तो लगभग 300 से 400 रुपये 1 कुंटल का पड़ेगा। और इसमें दवा अगर मिला लेते हैं तो 50-60 रुपये, हार्डली 100 रुपये की दवा और पॉलीथीन के थैले। तो कुल मिलाकर के मेरा अपना मानना है कि लगभग 1 कुंटल भूसे से खेती करने में करीब 600 या अधिक से अधिक 600-700 रुपये का खर्च आएगा। और इससे जो कुल मशरूम का उत्पादन है करीब 50 से 60 किलो औसतन मशरूम पैदा हो जाता है 1 कुंटल भूसे से। और इसकी लागत ये मान के चलते हैं कि जो बाज़ार मूल्य है करीब 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ये बाज़ार में बिक जाता है मशरूम। और इस तरह से अगर कैलकुलेट करें, अगर 100 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए, इसकी गणना करते हैं तो 50 किलो मशरूम ये मान के चलते हैं कि लगभग 5000 रुपये का। और आपने जो खर्च किया करीब 700-800 रुपये अगर खर्च किए हैं तो ये मान के चलते हैं लगभग एक आपने लगाया 1000 रुपये तो करीब 4000 रुपये का मुनाफा हो सकता है। तो इस कोई विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनका आप ध्यान रखते हैं, रोज़ पानी लगाते रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, तो आपकी अच्छी पैदावार प्राप्त हो जाएगी आपको और अधिक से अधिक मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। कोरोना वायरस के संकट ने जहां देश दुनिया की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को प्रभावित किया है, वहीं इस बार कोरोना महामारी ने धान के सीजन में खेती करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। कई किसान मजदूरों की किल्लत के कारण धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ड्रम सीडर यंत्र उपयोगी है। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विशेषज्ञ विनोद सिंह। देखिए, ड्रम सीडर जो होता है
वो एक आयरन मेड लोहे का बना होता है, जो एक सिलेंड्रिकल टाइप का इसमें एक रोलर लगा होता है, जिसमें कि बाहर ग्रुप एक पेक्स टाइप के जो है मुड़े हुए इसमें जो खुटियाँ लगी होती हैं, और उन रोलर में जो है बेलन में ये छेद होते हैं छोटे छोटे, और इसमें एक हैंडल होता है जो कि मैनुअल ऑपरेटेड होता है। किसान भाइयों, आपने इस यंत्र के बारे में जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस यंत्र का प्रयोग करें क्यों? तो किसान भाइयों, ड्रम सीडर से धान की बुआई करने पर नर्सरी और रुपाई पर होने वाला खर्चा बचता है। कम पानी में भी फसल की उचित बढ़वार होती है। ऊपरी जमीन जहां पर पानी जल्दी सूख जाता है, वहां भी इस विधि से बुआई करने पर धान की अच्छी उपज मिलती है। इस विधि में देर से बुआई करने पर भी फसल की उचित बढ़वार होती है और उपज भी आशा के अनुरूप मिलती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जितना हम रुपाई करके फसलों से उपज पाते हैं, उतनी ही उपज इस विधि को भी अपनाकर ले सकते हैं। ये एक आधुनिक कृषि यंत्र है जिससे कि धान की सीधी लाइन में बुआई के काम आता है, और कई कतार में एक साथ लाइन में धान की बुआई इससे किया जाता है। इस यंत्र से बुआई करने पर 1 एकड़ के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस विधि से बुआई के लिए कम अवधि की प्रजातियों का चयन करना होता है, जो कि 100 से 120 दिन में तैयार होती हैं। जिस खेत में ड्रम सीडर से धान की बुआई करनी है, तो सर्वप्रथम जो है वो खेत अच्छी दशा में जुताई किया हुआ हो, पडलिंग किया हुआ हो, जैसे कि मचाई किया हुआ हो, पानी लेव लगा करके अच्छी तरह जुताई करके उसको लेबल कर दें, हेंगा पाटा दे करके। इसके बाद इस खेत में इसको ड्रम सीडर से बुआई करना है, उसमें का पानी बाहर निकाल दें, क्योंकि इसमें बुआई करते समय ये क्लियर आइडिया रहे कि हमारा धान की लाइन में बुआई हो रहा है, धान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। इसके पूर्व जिस धान की बुआई करना है ड्रम सीडर से, उसको पहले से नमी के साथ जैसे पानी छिड़क करके और उसको छाए में फैला दें, जिससे कि वो पूरा अच्छी दशा में भरक जाए, यानी ऐसा हो जाए कि जो ड्रम से गिरते वक्त वो फंसने न पावे। इसके बाद उसमें ऐसी इसको गीले बोरे में भी इसको ढक सकते हैं, और थोड़ा सा जमाव की तरफ अग्रसर हो, अंकुरण का जो ऊपर का भाग होता है वो ज़्यादा अंकुरित न हो, क्योंकि जब रोलर चलता है किसान भाई जो उसको खींचते हैं तो बड़े अंकुरण होने के कारण वो टूटने का डर रहता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल अंकुरित दशा में होने वाला हो ऐसे बीज, धान के बीज को रोलर में भर करके उसमें ड्रम सीडर में, इसके बाद तैयार खेत में हैंडल पकड़ करके उसको खींचते हैं, और उसमें जो कीचड़ में उसका ग्रूव है जो नीचे धंसता है रोलर का, और उसमें बीज जो उसके छेद होल बने हुए हैं उसमें से 1 बाय 1 करके जितनी लाइनों में होल बना है उसे गिरते रहते हैं, और ज़मीन में उचित गहराई तक जो तकरीबन 5 सेंटीमीटर, लगभग 5-5.5 सेंटीमीटर गहराई तक बुआई हुआ था, 5 से 6 सेंटीमीटर उतनी गहराई तक बीज पड़ते हैं। और लाइन में एक साथ कई लाइनों में बुआई होता है। चूँकि एक साथ में कई लाइन में बुआई होता है धान का, इसलिए कम समय में अधिक क्षेत्रफल में बुआई का काम हो जाता है, जिससे कि श्रम और श्रमिक, धान की खेती बड़ी खर्चीली होती है, इसमें श्रम और समय अधिक लगता है, इसलिए ड्रम सीडर से श्रम और श्रमिक की भी 60-65% तक बचत होता है, और बीजों का जो है फिर पौधा जो है उसका जमाव अच्छा होता है और बढ़वार विकास अच्छा होता है, क्योंकि एक नियम से तौर तरीके से ड्रम सीडर से बुआई होता है। अपनी लागत में काफ़ी करीब इससे जो है लागत में 65-70% बचत होता है, और उत्पादन में 3 से 4 कुंटल का इजाफा होता है। इस पर जो है सरकार हमारा जो है जितने भी हमारे पूरे देश में या कृषि विभाग के जो विभिन्न जनपदों में यह सुविधा किसान भाइयों को अनुमन कराई जा रही है, जो कि छूट के तहत है। तकरीबन लगभग 45-50% तक इस पर छूट है।
तो किसान भाई जो है अपना पंजीकरण कराने के पश्चात ही इन यंत्र को ले सकते हैं, या पूरा नगद पैसा मार्केट से दे के रजिस्टर्ड दुकानों से लेकर के पंजीकरण पहले हो, इसके बाद जो है पूरा पैसा नगद जमा करेंगे, फिर अपने उनके दूसरे या तीसरे दिन जो है उनके खाते में अनुदान का पैसा चला जाएगा। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजपुर, जिला बस्तर के राजनाथ कश्यप ने। आपने मूंग की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं मूंग पर लगने वाले कीट एवं उसके निदान के लिए उपाय की चर्चा हम करेंगे। मूंग पर लगने वाले कीट में पॉड बोरर, वाइट फ्लाई, बिहार हेरी कीट, कैटरपिलर, ये प्रमुख कीट हैं जो हमारे मूंग को किसी न किसी रूप में जड़ में, तना में, पत्ती में एवं फल को हानि पहुंचाते हैं। बिहार हेरी कैटरपिलर मादा कीट पत्तियों पर अंडा देती है। अंडा जो है गुच्छे में अंडा देती है और अंडा से बच्चा निकलता है और बच्चे से फिर पिल्लू निकलते हैं और पत्तियों को खाकर जालीदार बना देते हैं। देखते देखते ही हमारा समूचे पौधा जो है या खेत में फैल जाते हैं और कीड़ों से जालीदार बनाकर ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि पहले ही जहाँ खेत की मुआयना करते रहिए और जहाँ कीड़ों का आक्रमण लगे उसी समय अंडा या उसके शिशु अवस्था में, शुरू की अवस्था में उसको हटाकर या मार देना चाहिए। यदि अधिक लगा हुआ है तब हम लोग जो है नुभान 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें या 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप छिड़काव कर 15 दिनों के अंतराल पर दूसरा छिड़काव कर देंगे तो बिहार हेरी कैटरपिलर का आक्रमण नहीं के बराबर होगा। तीसरा का कीट आता है वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई यह कीट है उजले रंग का कीड़ा होता है और जहाँ तहाँ घूमते रहता है और एक रोग जो है दूसरे रोग पर या समुचे पौधे पर जो है फैलाकर हमारे पौधे को नष्ट कर देता है। जो हमारा वायरस रोग फैलाता है ये पौधे पर आक्रमण कम करता है, ये रोग ज़्यादा फैलाता है, आकर अपना वायरस फैलाता है जिससे मूंग जो है पीला रंग का हो जाता है और पत्तियाँ जो है मोटी होने लगती है और सिकुड़ने लगती है। वाइट फ्लाई में दो दवा आती है, थायोमिथोएक्जेम 1 ग्राम 3 लीटर पानी में या इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में। दोनों में से कोई अल्टरनेट कर 15 दिनों के अंतराल पर आप छिड़काव कर देते हैं तो वायरस रोग फैलने का चांस कम रहेगा और इसे हम लोग निजात पा सकते हैं। लास्ट कीट है पॉड बोरर। पॉड बोरर जब फली आने लगती है या फूल की अवस्था में आती है तो उसका आक्रमण होने लगता है। ये फलों में छेद कर फलों को खा जाता है और धीरे धीरे जो है समूचे फल को खाकर नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारे पैदावार पर, उपज पर नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि इंडोक्साकार्ब आधा ग्राम पर लीटर वाटर या कार्टाफाइडोक्लोराइड 1 ग्राम 3 लीटर पानी या इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पॉड बोरर को आक्रमण को रोकने के लिए प्रोफेनोफॉस को 15 दिनों के अंतराल पर आप पुनः छिड़काव कर देते हैं तो पॉड बोरर या पॉड विभिल या अन्य जो पॉड में लगने वाले कीड़ हैं उसमें उसको रोका जा सकता है और हमारे उपज में जो है खासकर बढ़ोतरी हो सकती है। मूंग की फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी में मौजूदा कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं।
खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों को हटाना तथा मेड़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लेना चाहिए। इससे कई कीड़ों तथा बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सूडियों, प्यूपो तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेला के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छे उत्पादन के लिए कद्दू की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। गर्मियों में गहरी जुताई का महत्व। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।